बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। आज सोमवार 18 सितंबर है। बिलाखिर वो दिन आ गया है, वो मौका आ गया है कि अब ये फ़ैसला होना है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा वो तारीख़ में पाकिस्तान की एक बेहतरीन चीफ़ जस्टिस के तौर पर याद किए जाएंगे या बदतरीन चीफ़ जस्टिस के तौर पर याद किए जाएंगे। इन बिटवीन कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म के कानूनी और आइनी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जो बहरान इस वक्त हमारे सामने है, तो इसकी फ़ायर फाइटिंग, इस मसले को हल करना, जो तवक्कुआत जिस किस्म की बहुत सारे लोगों को काज़ी फ़ाइज़ ईसा से हैं, क्या वो पूरी हो पाएंगी? ये बहुत ही अहम सवाल है। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज पहला दिन था उनका बतौर चीफ़ जस्टिस, जब वो अदालत में दाखिल हुए और कमरा अदालत में समाअत का आगाज़ हुआ। कमरा अदालत नंबर 1, वहाँ पर क्या हुआ, तकरार भी हुई अपने वकील के साथ पहली ही समाअत के दौरान। जो सामने मौजूद वकील थे इम्तियाज़ सिद्दीकी, कि ये क्या मामला था और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बेसिकली ये कितना अहम मामला है। आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो है वो जो जजेज़ हैं वो चीफ़ जस्टिस बनने के बाद भी इतना डिस्कस नहीं होते जितने काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो महज बतौर जज सुप्रीम कोर्ट डिस्कस हुए, मीडिया में कंट्रोवर्शियल हैं, मुतनाज़ा हैं। उनके कंडक्ट, उनके तरीक़ाकार, उनके अदालत में बिहेवियर, बोलने के अंदाज़, इंटरप्ट करने के हवाले से बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लाइक करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जज वो हो जो नज़र आए, वो बोलता हुआ जो है कुर्सी के ऊपर दब ना जाए, गुम ना हो जाए कुर्सी में। तो आज क्या हुआ अदालत में समाअत के दौरान, एक तो उसके ऊपर बात कर लेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें चली कि हाथ नहीं मिलाएंगे काज़ी फ़ाइज़ ईसा, प्रोटोकॉल नहीं लेंगे काज़ी फ़ाइज़ ईसा, बुलेट प्रूफ BMW के बजाय 1300 सीसी कार इस्तेमाल करेंगे काज़ी फ़ाइज़ ईसा, काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो पुलिस से गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेंगे, काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो इस किस्म की बहुत सारी बातें चलीं। एक चीज़ मैं आगाज़ में, ये मेरी ज़ाती राय है, आपको इससे इख्तलाफ हो सकता है। आपने ये भी देखा होगा अदील, ये भी आपने भी नोट किया होगा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब अपनी जेब से ख़र्चा करके फ़लाँ होटल में ठहरे थे, फ़लाँ जगह का दौरा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी जेब से किया था। असल चीज़ मेरा ख़्याल है जो डिलीवरी, जो आपकी जॉब है ना, अगर आप वो डिलीवर कर रहे हैं तो ये एंटाइटलमेंट, ये सैलरी, अमरात, ये सब कुछ साथ है। आप अपनी जेब से ये सब कुछ करने के बाद प्रोटोकॉल ना लेकर, गार्ड ऑफ ऑनर ना लेकर, BMW की जगह आप 1300 सीसी करोला गाड़ी इस्तेमाल करके यकीनन आप एक मैसेज ज़रूर देते हैं किफ़ायत शुआरी का। लेकिन आप असल इम्तिहान आपका वही होता है कि जब अगर एक मुल्क में इस वक्त कानून की हुक्मरानी और आइन की हुक्मरानी की ज़रूरत है, उसके हवाले से आप क्या फ़ैसले करते हैं। और इसमें आज की जो समाअत है, अब आ जाते हैं उसके ऊपर, ये बहुत अहम है क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ रहा। उन्होंने फ़ैसला भी दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, वो सुन रहे थे हाफिज़ कुरान वाला मामला, 20 इजाफ़ी नंबरों वाला मामला, और उन्होंने उस वक्त ये फ़ैसला दे दिया कि जब तक इस मामले के ऊपर तय नहीं कर लिया जाता 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। तो क्या अब ये लाजमी है उनके ऊपर चीफ़ जस्टिस बनने के बाद कि जब तक ये मामला नहीं निपटा लिया जाता वो बेंचेस की फॉर्मेशन नहीं करेंगे? सर, इसमें मेरा थोड़ा सा टेक डिफरेंट है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अप्रैल 2023 से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे, और वजह वो यही बताते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये जो हुकूमत ने कानून बनाया जिसके अंदर ये वाज़ह कर दिया गया कि अब 3 रुकनी कमेटी जो है ये फ़ैसला करेगी कि 184(3) के मामलात को कौन सुनेगा। उस पर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ये समझते हैं, या जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इवन जस्टिस मंसूर अली शाह, कि अब वो कानून जो है वो बन चुका है। और बेशक 8 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में उसको मुअत्तल कर दिया है, मगर वो कानून बरकरार है और उसी पर अमल पैरा होते हुए वो ये समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस को चाहिए था उस वक्त कि वो बेंचेस की तश्कील देते। बहरहाल उसके ऊपर उनका एक तनाज़ा खड़ा हुआ। हम सब ने देखा मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी जिस तरह जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। तो अब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का अपने दौर के आगाज़ में सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए यही था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और इसकी मौजूदगी में या उस अदालती फ़ैसले की मौजूदगी में जिसमें अदालत ने इसको मुअत्तल कर रखा है, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का बेंच में बैठना नामुमकिन था उनके, अगर अपने रूल्स को आप एक और बहुत बड़ा चैलेंज भी है अदील, आप उसको शायद मिस आउट कर गए
कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये तकसीम का शिकार थी। दो धड़े थे वाज़े तौर पर, आप एलानिया नहीं कहते लेकिन सबको मालूम है कि दो धड़े थे। बिल्कुल। एक काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ लाइक माइंडेड लोग थे, एक उमर अता बंदियाल साहब के साथ उनके लाइक माइंडेड लोग थे, और बहुत सारे लोगों ने बड़े दावे किए जब काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस बने। कल मैं कुछ सहाफ़ियों की ट्वीट्स देख रहा था, कुछ सियासतदानों की, कि अब वो तफरीक ख़त्म हो जाएगी, वो धड़ेबंदी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज जब बेंच बैठा है, जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है, अगरचे ऑड्स तब्दील हो गए हैं, नंबर गेम शायद सुप्रीम कोर्ट की तब्दील हो गई है, लेकिन आज जो आपकी अपनी क्या असेसमेंट है आज के केस में, जो झगड़े पे बाद में आते हैं, तकरार पे बाद में आते हैं, लेकिन एक तरफ से अतर मिनल्ला साहब क्वेश्चंस कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बैठे हुए थे, वो दरमियान में लुकमे दे रहे थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस आयशा और जस्टिस मुसर्रत हिलाली। क्या तकसीम अभी भी वो एक क्वेश्चनिंग से आपको लग नहीं रही थी, एक ख़ास किस्म के क्वेश्चंस एक तरफ से और ख़ास किस्म के क्वेश्चंस दूसरी तरफ से? यहाँ पर मैं जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के आर्गूमेंट को कोट करूँगा। वो ये समझते हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल के बेंच के अंदर बैठकर या अदालती फ़ैसलों में जो इख्तिलाफ होता है वो दरअसल ज़ाती इख्तिलाफ नहीं होता, वो सिर्फ लीगल साइड के ऊपर एक इख्तिलाफ उसको आप कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो जजेज़ हैं उनके दरमियान जो हमें इख्तिलाफ नज़र आ रहा है वो जुडिशल साइड पे तो नज़र आ रहा है। दौरान समात एक जज साहब का एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ है और दूसरे जज साहब का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। जो तकसीम है जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। उस तकसीम का आंसर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चीफ़ जस्टिस बनने के बाद ज़ायल नहीं हुआ, मज़ीद उभर कर सामने आ रहा है। अगर हम बेंच के अंदर की बात करें, आज भी हमने, जैसा कि आपने राइटली सो एग्जांपल दी है, जस्टिस मुनीब अख्तर से शुरू करें। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर एक ऑब्जर्वेशन देते हैं और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला उसको काउंटर करते हैं और फिर जस्टिस वकील इससे पहले जवाब दे, जस्टिस मुनीब अख्तर अपना सप्लीमेंट्री फिर उसमें ऑब्जर्वेशन देते हैं और उनके सप्लीमेंट्री में फिर अपना सप्लीमेंट्री ऐड करते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, और फिर उन दोनों के उन सप्लीमेंट्री ऑब्जर्वेशंस का जवाब देते हैं या काउंटर करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। तो ये एक आप कह सकते हैं कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह चलता रहा है। और ये जस्टिस उमर अता बंदियाल ये भी मैं हल्का सा जो है वो इख्तिसार के साथ बता दूँ। बेसिकली उभर कर जो बात समझ आती है वो जस्टिस अतर मिनल्ला जो बात कर रहे हैं वो ये कि ये तो आपने डिक्टेटरशिप बना दी, एक शख्स को कैसे इख्तियार हो सकता है, मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस कैसे हो सकता है, तमाम फ़ैसले वो कैसे कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ से जो आर्गूमेंट आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात में तब्दीली के नाम पर उसके जुडिशल इख्तियारात को सलब कैसे किया जा सकता है पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तरफ से। जो आर्टिकल 184(3) है, जो मफाद आमा के मुकदमात हैं, उस पर उनको बिल्कुल नॉकआउट कैसे किया जा सकता है इस बुनियाद पर। और एक नुक्ता जो जस्टिस आयशा मलिक ने उठाया वो बड़ा अहम था सेक्शन 5 के हवाले से, कि आखिर अगर ये फ़ैसला हो जाता है, अपील का इख्तियार है, तो फिर अपील का इख्तियार जो है वो किसके सामने जाएगा अगर ये मामला फुल कोर्ट में डिसाइड होगा। बिल्कुल। और इसी तरह की मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस थी। एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आई कि जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम के मुकदमात आते हैं और पाकिस्तान के जो अवाम है वो इलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर। और इनडायरेक्टली उनके कहने का मकसद ये था कि इनडायरेक्टली जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कानून साजी करते हैं वो बुनियादी तौर पर हम आंग होती है अवाम के जज्बात से। और जब जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात में अगर या सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक या चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक कुछ अगर तब्दीली करती है या कानून बनाती है तो वो इनडायरेक्टली सर्व कर रही है पब्लिक को। तो इस पर आपको क्या एतराज़ है? उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना आर्गूमेंट पेश किया है और इसके ऊपर फिर काउंटर भी किया गया है कि आप कर सकते हैं और आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, मगर तरीक़ाकार गलत है। आपको आइन जो है वो इजाज़त नहीं देता। आइन जो है वो ये कहता है कि आप अगर इस तरह का कुछ मामला अगर आपने पार्लियामेंट ने करना है तो उसके लिए या तो आप तरमीम करें या फिर सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हो, जिस तरह की आज सुबह आज की समात से पहले हुई काफ़ी तवील। और जिस मीटिंग में आपने देखा कि आज ये फैसला हुआ कि आज की जो पहली मरतबा अदालती कार्रवाई है पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये बराह रास्त नशर की जाए। और ये इसका क्रेडिट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को नहीं जाता सर, इसका क्रेडिट जाएगा सुप्रीम कोर्ट को।
तमाम जो जजेज़ हैं वो मिल बैठे आज कमेटी रूम में, उन्होंने ये फैसला किया और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। गो के हमें वैसे एक परमानेंट नहीं है, हमें एक लम्हा निकाल के जो है वो अदील सरफराज समेत हमारे जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत सारे लोग जिन्होंने आज ये समात अंग्रेज़ी ज़बान और टेक्निकल लैंग्वेज जो आइनी कानूनी ज़बान है, जो लीगल लिंगो एंड डिक्शन है, उसमें सुनी होगी तो आपको ये बात तो ज़रा समझ आई होगी कि ये लोग कितनी मेहनत से, कितनी जाँफशानी से, कितनी जो है वो आप समझें कि एफ़र्ट लगा के उन समातों को आसान ज़बान में आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अदील मुझे ये बताएं, अगेन तकरार पे आने से पहले जो चीफ़ जस्टिस के साथ हुई इम्तियाज़ सदीकी साहब की, एक चीज़ आपको नहीं उभर कर लगी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस मुकदमे की समात के दौरान थोड़ा सा उजलत का शिकार नज़र आते हैं? थोड़ा सा नहीं, क्यों, बहुत ज़्यादा। ही वॉन्ट्स टू कि बस इसको निपटाना है, इसको जैसे आज ही ख़त्म करना है, क्योंकि गालिबन कल एक मौजूद बेंच के रुकन जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। आज रात को एक वकील जो है उन्होंने इंडस वाटर जनरल ने आज जाना, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से 3 दिन उनकी कोई मसरूफियत है, और काजी फ़ाइज़ ईसा मेरा ख्याल है कि इस जल्दबाजी में है कि बस इसको सर बेसिकली तो ये मुकदमा फुल कोर्ट को बिठाने का मकसद भी यही है, और मैं तो ख़ुद समझता हूँ कि मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अंदर जल्द ही निमटने चाहिए। और आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मैं शुरू में जो उन्होंने एक कोशिश की, मैं उसकी तारीफ़ ज़रूर करूँगा। उन्होंने ये कहा था वकील साहब को कि आप, क्योंकि वो जजेस की एक बड़ी तादाद है, आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि एक पूरी रो है जजेस की और वकील साहब दरमियान में खड़े हैं। एक जज साहब अगर कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं तो पहले 2 मिनट लगते हैं वकील साहब को उन जज साहब को तलाश करने में कि ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से आ रही है, और फिर उस ऑब्जर्वेशन का जवाब देने में वक्त लगता है। इस वजह से जो प्रोसीडिंग है वो प्रोलॉन्ग होती है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनकी आसानी से साहब ने ये नहीं कर दिया कि बस आप सवाल लिख लें, नहीं, वो मैं यही बात कर रहा हूँ। उनको ये कहा, बेसिकली तरीका यही होता है कि आपको जब कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपके आर्ग्यूमेंट्स के दौरान आए तो आप उसको नोट कर लें, और जो आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है उसको मुकम्मल करने के बाद आखिर में उनको भी एड्रेस कर दें। लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक दफ़ा ये बात कही गई, और वकील साहब क्योंकि अब उनको आदत नहीं है, वो हर सवाल का जवाब देने लगे, तो काफ़ी अनॉयड फील किया उन्होंने। और एक मौके के ऊपर इस हद तक चीफ़ जस्टिस जो हैं वो आप कह सकते हैं कि अनॉयड हुए कि उन्होंने अपने साथी जजेस को कहा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हम क्वेश्चन ना करें, इनको एक दफ़ा आर्ग्यूमेंट्स करने दें। और अभी उनके मुंह में ये अल्फाज ही थे कि उनके अपने प्यारे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने नया सवाल दाग दिया, और उनका सवाल अभी ख़त्म ही हुआ था कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक लंबा सा सवाल किया, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थोड़ी देर के बाद ये कहने पर मजबूर हो गए कि लग यूँ ही रहा है कि मेरे कोलीग्स जो हैं वो भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, क्योंकि वो चाहते थे प्रोसीडिंग्स थोड़ी सी तरीके के साथ चलें, जो वो कर नहीं सके। उनकी एक नाकामी, ख्वाजा तारिक रहीम साहब को ये कहा कि आप पहले पढ़ें इस एक्ट को, और उस एक्ट के पढ़ते पढ़ते जो टाइम गुजरा वो तकरीबन घंटा गुजर गया, उस दरमियान सवालात। और यहाँ पर उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने भी वो एक लाइन बोलते थे, साथ अपनी पूरी तमहीद बताते थे, तो बेसिकली तो डेकोरम वहाँ से ख़राब हुआ है। उसके बाद फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की आज जो सबसे बड़ी मुझे गलती लगी है, जो उनसे एक कोताही अनजाने में हुई है, उनको चाहिए ये था कि जब उन्होंने एक शुरू में एक तरीक़ाकार अपनाया है, वो तरीक़ाकार जब कामयाब नहीं हुआ तो उसके बाद कहते हैं कि आप रूटीन के मुताबिक ही चलें, और जो तरीक़ाकार है रूटीन का, जो मामूल के मुताबिक यहाँ पर चलती है समात, उस तरीके के मुताबिक वकील साहब अपने आर्गूमेंट्स देते तो शायद इस हद तक, क्योंकि हमने देखा कि बाद में कुछ ऐसे जजेज़ हैं जिन्होंने इस तमाम तर सिचुएशन को एक्सप्लॉइट भी किया है, और फिर उनको काउंटर करने के लिए दूसरे जजेस भी बीच में आए हैं। तो बड़ी दिलचस्प एक सूरत हाल आज कोर्ट रूम के अंदर। और बहुत सारे लोग जो हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कंडक्ट के हवाले से कि उनका शायद थोड़ा सा टेम्परामेंट एक्सपोज हुए हैं, मुझे लगता है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पूरी दुनिया के सामने। और ये बदकिस्मती है कि इसी केस के अंदर आज उन्होंने पूरे टीवी स्क्रीन्स जो हैं वो उस पर बैठकर लोग देख रहे होंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिनके लिए पाकिस्तान के लोग ख्वाहिशमंद थे कि वो चीफ़ जस्टिस बने, दुआ गो थे, और जब वो मनसब पर बैठे और उनको वहाँ पर एक वकील के साथ तकरार करते हुए जब वो सुनेंगे तो आम पब्लिक जो है उसको काफ़ी ज़्यादा सुना दें। वो सर हुआ ये था कि इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब कुछ रूल्स की बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के, तो साथ ही अभी सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली बात तो हो रही थी, उन्होंने पार्लियामेंट के रूल्स की बात करना शुरू की, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनको 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा रोका और टोका, और उनसे कहा कि आप पार्लियामेंट को छोड़ें, उनके रूल्स वो देखेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की बात करें। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप मुझे बार बार रोके नहीं,
आप मुझे रिडिक्यूल ना करें, आप मुझे रिडिक्यूल नहीं कर सकते, मेरी तस्दीक आप नहीं कर सकते। अब अगर आपने ऐसा किया, अव्वल तो मैं आपको करने नहीं दूंगा और अदरवाइज़ फिर मैं केस को आर्ग्यू नहीं करूंगा। उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी थोड़े से पीछे आए और फिर उन्होंने कहा कि देखें, हम जो बात करते हैं, जो सवाल करते हैं, उसका जवाब आप नहीं देते, आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी काफ़ी बेसब्री के साथ आज की प्रोसीडिंग्स को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि आपने पहले बात कही कि अभी एक वकील से सवाल पूछा जाता है, उस सवाल को वो अभी अपने जहन में बनाता ही है और कुछ कहना ही चाहता है, तो आप उसके ऊपर एक और सवाल कर देते हैं और साथ कहते हैं कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो यहाँ पर मुझे तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी नज़र आया और ये बेसब्री की एक इंतहा है कि एक जज एक वकील से सवाल करता है। डिमांड ये कर रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा कि आप मेरी स्पीड को मैच करें। जी हाँ, बेसिकली वो ये कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये मामला बहुत ज़्यादा सादा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसके ऊपर 8 रुकनी एक फ़ैसला जो है वो स्टे ऑर्डर समझ लें, वो भी आया हुआ, और उसको ओवरटर्न करने के लिए कितने नंबर्स दरकार होंगे। फुल कोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, ज़ाहिर है कि कर सकता है अगर उसके पास वो मौजूद है। लेकिन इसमें बहुत ही अहम मामला ये है कि ये वो कानून है जिसको सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने आइन से मुतसादिम करार देते हुए वापस भेज दिया था। और उसमें उन्होंने कहा था आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंडक्ट का प्रोसीजर, तरीक़ाकार ये ख़ुद बनाना है। इसी तरह जैसे कि पार्लियामेंट के जो रूल्स ऑफ बिज़नेस यानी कि जो उसके कवायद व ज़वाबित हैं कि किस तरह ऐवान की कार्रवाई चलेगी, वो ऐवान ख़ुद बनाता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के पास वो इख्तियार है। लिहाजा जब आइन जब ये कहता है तो फिर किसी कानून साजी के ज़रिए आइन को कैसे तब्दील किया जा सकता है। अब ये मामला वही बेंच सुन रहा है, उसमें चीफ़ जस्टिस के अपने इख्तियारात डिटरमिन होने हैं। तो एक तरह से वो बेनिफिशरी या अफेक्टी भी हैं, वो भी बैठे हुए हैं। जो नेक्स्ट इन लाइन 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनको भी इख्तियार पॉसिबली मिल सकता है ये कानून बनने की सूरत में। वो इख्तियार जो उनके पास अभी नहीं है, तो उनके अगर अथॉरिटी में इजाफ़ा होता है तो ये वो किस तरीके से सुन सकते हैं। क्योंकि हमें तो ये पता है कि जो क्लैश जहाँ पर आ जाता है इंटरेस्ट का, वहाँ पर कोई भी जज जो है वो बैठकर ऐसा मुकदमा नहीं सुन सकता जहाँ पर उसके अपने इख्तियारात का मामला हो। इसी तरह जो आने वाले इस 15 जजेस का जो बुके इस वक्त हमारे सामने बैठा हो, 15 या 16 जजेस, 15 जजेस का बुके सामने बैठा हुआ था, उसमें से नेक्स्ट इन लाइन 2, 3, 4 चीफ़ जस्टिस तो आप स्पॉट कर सकते हैं जिन्होंने आने वाले चंद सालों में इस मुल्क के मुनसिफ़ आला की कुर्सी पर बैठना है। वो भी इसके बेनिफिशरी होंगे या अफेक्टी होंगे। इन ईदर केस वो कैसे ये समाअत कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा ट्रिकी मामला है। लेकिन आज काजी साहब के देग से चावलों का एक चम्मच जो है वो हमें ये बता रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी सेल। ये एक बड़ी बम्पी और बड़ी रफ़ राइड होगी। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं हमारे उनके हाँ, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट मैं तो कभी कभी आता हूँ, आप लोगों के लिए ज़्यादा एक ज़ाहिर है कि मामला होगा कि आप लोग उसको रिपोर्टिंग के दौरान, वो तो सुना है काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो रिपोर्टर्स को डायरेक्टली मुखातिब करके भी कुछ चीज़ें जो हैं वो कह जाते हैं, कर जाते हैं। तो ये आज उभर कर चीज़ें सामने आई हैं। देखते हैं कि काजी साहब इस मुकदमे को कैसे चलाते हैं, इसका आउटकम क्या निकलता है। और फिर आने वाले दिनों में ये जो आज तकसीम हमें नज़र आई पहली समाअत के दौरान, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ही वॉज़ नॉट वेरी कम्फर्टेबल इन हिज चेयर। तो क्या ऐसे ही मामला चलेगा या तब्दील होगा, इस मामले पर नज़र रखेंगे। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।